नमस्कार दोस्तों। हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे और उसमें हमने आर्टिकल 12, 13, 14 और 15 और 16 देखे थे। और 16 के अंदर हम देख रहे थे कि आरक्षण की व्यवस्था जो थी वो कहाँ से एवोल्यूट होती है, कहाँ से आगे बढ़ती। कि आरक्षण जो था, जैसे हमने आर्टिकल 15 देखा था। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राज्य धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा। और उसमें जो दूसरा पॉइंट था वो था कि राज्य सार्वजनिक स्थलों पर इन आधारों पर जाने से नहीं रोकेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 15 था, समानता की बात करता है, लेकिन उसमें कुछ अपवाद थे। हमने अपवादों को देखा था कि उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, एससी और एसटी है, तो इनके पक्ष में विभेद कर सकती है। और पिछड़ा वर्ग था, तो सरकार इनके पक्ष में विभेद कर सकती है, यानी कि ये अधिकार संसद को दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 16 होता है। आर्टिकल 16 में राज्य क्या करता है कि लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में सरकार क्या करती है। एक सेकंड दोस्तों, ये भी करना जरूरी है थोड़ा सा। तो राज्य आर्टिकल 16 के तहत क्या करती है कि लोक नियोजन के विषय में, किसमें, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता उपलब्ध करवाती है। हमने देखा कि कैसे सरकार उसमें धर्म, जाति, मूलवंश आदि और निवास स्थान, लिंग आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगी, यानी कि सभी को समान अधिकार है। हमने ये भी देखा था। फिर ये देखा था कि कैसे आरक्षण की व्यवस्था निकलती है और कई मुद्दे देखे थे। आज हम इससे आगे क्लास देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार हम जो पिछली क्लास है, क्योंकि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस बात को देख लेते हैं कि आर्टिकल 15 क्या कहता है। जब हम आर्टिकल 15 की बात करते हैं, आर्टिकल 15 ये क्या करता है, अभी हमने बताया कि ये धर्म, यहां लिख लेते हैं, धर्म, जाति, मूलवंश, धर्म, जाति, मूलवंश और निवास स्थान, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, निवास स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा कि तुम फला जाति के हो, तुम ये जाति के हो, तो तुम्हें ये अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल 15 किसकी बात करता है कि इन आधारों पर कोई विभेद नहीं किया जा सकता है, ये आर्टिकल 15 कहता है। ठीक है, हमने ये भी देखा था कल। फिर क्या देखा था हमने कि इसके कुछ अपवाद हैं आर्टिकल 15 के। अपवाद यानी कि जैसे महिला, ठीक है, बच्चे, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग। ठीक है, पिछड़ा वर्ग, तो इनके पक्ष में, इन वर्गों के, इन समूह के पक्ष में राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है। क्या कर सकती है, विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक है, तो इनके पक्ष में विशेष प्रावधान कर सकती है। और महिला एवं बच्चों के तो यही हुआ। ठीक है, फिर एक संविधान संशोधन के माध्यम से हमने एक उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया को देखा था कि कैसे उच्च शिक्षा नामांकन में ले सकते हैं, उसमें आरक्षण को दिया गया उच्च शिक्षा संस्थानों में कि तुम फला फला इंस्टीट्यूट में, चाहे वो सरकारी हो या गवर्नमेंट, उन सब में तुम रिजर्व रहेंगी सीटें एससी के लिए, एसटी के लिए, तो ये भी प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 16
कल आर्टिकल 16 भी देखा था हमने। ये क्या कहता है? लोक नियोजन में अफसर की क्षमता, लोक नियोजन में अफसर की क्षमता। या, यानी कि सरकारी नौकरियों में लोक नियोजन का मतलब है यहाँ सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। ये संवैधानिक भाषा है लोक नियोजन, लेकिन अगर इसको व्यवहारिक भाषा में देखें तो सरकारी नौकरी। सरकार सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं करेगी, और भेदभाव का आधार क्या नहीं होगा कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और निवास स्थान, भाषा, यानी कि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल 16 ये कहता है कि सरकार लोक नियोजन के विषय में कोई भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन जब आर्टिकल 16 के कुछ अपवाद देखोगे तो इसमें कुछ अपवाद हैं कि राज्य करता है विभेद, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती, कुछ स्थितियां होती हैं तो उनके आधार पर विभेद कर सकती है। जैसे कि पहला है उसमें कि पहला जो मुद्दा बनता है कि किसके पक्ष में विरोध, तो हमने जब संरक्षण आर्टिकल 14 पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो विभेद होगा वो किसके पक्ष में होगा? वो दुर्बल के पक्ष में होगा। तो इस प्रकार से ये विभेद कर सकती है कि जैसे कि एक हमने कल देखा था, क्या देखा था कि दुर्बल वर्ग, यानी कि दुर्बल वर्ग, ठीक है। दूसरा देखा था हमने SC एंड ST। तो इस प्रकार के बहुत सारे इसमें अपवाद थे। ये भी हमने कल देखा था कि राज्य कैसे इनमें विभेद करेगी। तो उसमें एक जो विभेद था वो था, हमने देखा था आरक्षण का जो मुद्दा जहां से निकला है वो देखा था हमने कि राज्य आर्टिकल 16(4) में क्या लिखा था कि राज्य पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करेगी। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है कि राज्य पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। तो अब ये प्रश्न उठा था, ये नेहरू जी ने दिया था ये क्लॉज कि पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया जाए। संविधान कब बना था? 1996 और 49 के आसपास, और सरकार बनी थी, नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। तो उन्होंने कहा था कि पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा, ठीक है। तो 16(4) में उन्होंने लिख दिया कि पिछड़े वर्ग के लिए। अब सरकार के सामने ये प्रश्न था कि ये पिछड़े वर्ग कौन है, इनका निर्धारण कैसे किया जाए। तो 1953 में, कब? 1953 में एक क्या बनाया गया? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, ये बनाया गया 1953 में, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे केलकर साहब, केलकर जी थे इसके अध्यक्ष, केलकर जी। तो इसको केलकर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी हमने देखा। तो इसको क्या सौंपा गया है कि जो 16(4) में जो पिछड़ा वर्ग है, 16(4) में जो पिछड़ा वर्ग है, तो इसको हमें बताओ एनालिसिस करके कि पिछड़ा वर्ग का आधार क्या होगा। किसको? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को। इसी को केलकर आयोग भी कहते हैं, ये याद रखना। तो इसको जो 16(4) में पिछड़ा वर्ग दिया गया था कि पिछड़ा वर्ग की क्या पिछड़ा वर्ग होगा, लेकिन जो आयोग बनते हैं इसकी जो सिफारिशें होती हैं वो सरकार के लिए मानना बाध्य नहीं है, ये सिर्फ एक सलाहकारी होती है, मानना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये ऐसे आयोग होते हैं कि ये सलाह देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, सरकार इनको माने या ना माने, तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार कैसी है। तो ये नेहरू के समय में बना, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट दी और सरकार ने नहीं माना, क्योंकि इसने जो पिछड़ा वर्ग का जो आधार बनाया था वो बनाया था जाति, कि जाति के आधार पर पिछड़ा वर्ग है। सरकार ने क्यों नहीं मानी? क्योंकि
हर सरकार का एक ही उद्देश्य होता है कि राजनीति, और राजनीति में वोट बैंक से चलती है, ठीक है। तो सरकार को लगा कि हमारी सरकार तो बन ही रही है, तो हम क्यों मतलब जाति के आधार पर पिछड़ा वर्ग दें। अगर पिछड़ा वर्ग घोषित करते हैं तो उनको आरक्षण देना पड़ेगा, और आरक्षण देगा मतलब किसी एक विशेष जाति को विशिष्टता। तो जो अन्य जातियां बचेंगी तो वो कहीं ना कहीं सरकार से रोस्ट हो जाएंगी। तो ये सोच के नेहरू की सरकार ने इस आयोग की बात को नहीं माना। फिर इसके आगे देखते हैं। फिर 1979 में, कब, 1979 में एक और जो बना आयोग, उसको बोलते हैं द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये चीजें हमने आपको कल बता दी थी, लेकिन जस्ट एक रिमाइंड है क्योंकि ये चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है। जब हम आज इंदिरा साहनी केस डिस्कस करेंगे तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण केस है और बहुत बड़ा केस है जो आज तक चल रहा है, और इंदिरा साहनी जी ने एक और केस फाइल किया है जो है 103वां संविधान संशोधन EBWS पे। तो ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो जस्ट एक रिमाइंडर 10 मिनट में हम इसको कंप्लीट कर। तो 97 में क्या हुआ, एक और पिछड़ा वर्ग आयोग बना, ठीक है। इस समय किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई की, मोरारजी देसाई की, ठीक है। और जो आयोग बना इसको कहते हैं मंडल आयोग, इसी को मंडल आयोग कहते हैं, क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष थे वो थे बीपी मंडल। कौन थे, बीपी मंडल। तो इसलिए इसको मंडल आयोग भी कहते हैं। द्वितीय पिछड़ा वर्ग ये 1979 में आया था। इसकी घोषणा 1978 में हो चुकी थी, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको ये हम वैलिड डेट मानते हैं। और 1 जनवरी 1979 को नोटिफिकेशन आया और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना। इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, इसलिए इसको मंडल आयोग कहा जाता है। तो इसको भी वही काम दिया गया जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था, कि आर्टिकल जो 16(4) है, 16 क्लॉज 4, इसमें जो पिछड़ा वर्ग है उसको परिभाषित करना था कि पिछड़ा वर्ग कौन है, क्योंकि प्रथम की तो बात मानी नहीं थी, लेकिन दूसरा बना। तो इस समय किसकी सरकार थी, मोरारजी देसाई की, ठीक है। फिर से गठन किया और इसको पिछड़ा वर्ग के लिए बताया कि हमें बताओ कि पिछड़ा वर्ग क्या है। तो इसने बहुत अध्ययन करके, मतलब बहुत गहन अध्ययन किया और बताया कि कौन कौन पिछड़ा वर्ग है। इसने जो पिछड़ा वर्ग का आधार बनाया वो था जाति, इसने भी जाति को पिछड़ा वर्ग का आधार बनाया। और इसमें कितनी जातियां रखी, 3743, इतनी जातियों को इसने पिछड़ा वर्ग कहा। अब ये जाति को क्यों आधार बनाया, और जो अभी आप वर्तमान में आरक्षण देखते हैं तो वो जाति आधार कैसे बना। तो इस आयोग ने भी जाति को पिछड़ा वर्ग बनाया। तो ये पिछड़ा वर्ग क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि संविधान में SC और ST इन दोनों के लिए पहले से ही आरक्षण था, क्योंकि ये पहले से ही पिछड़े थे तो संविधान सभा ने इसको पहले से ही आरक्षण दे रखा था। अब बचा पिछड़ा वर्ग, तो ये पिछड़ा वर्ग हुआ। तो इनके अलावा यानी कि अन्य लोग हो गए ये, तो इसको नाम दिया अन्य पिछड़ा वर्ग। क्या नाम दिया, अन्य पिछड़ा वर्ग। क्या नाम दिया, अन्य पिछड़ा वर्ग। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि OBC। इसी को अदर बैकवर्ड क्लास या OBC, क्योंकि SC ST से अलग थे, यानी कि अन्य, इनके अलावा, SC ST के अलावा तो क्या हुए, अन्य। तो ये नाम किसने इजाद किया, ये किया था बीपी मंडल ने, यानी कि मंडल आयोग ने। तो यहीं से निकला OBC, जो आप OBC सुनते कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, वो कहाँ से निकला, यहीं से निकला, ठीक है। तो इसने अपनी रिपोर्ट दी, और फिर क्या होता है कि इसने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन आपने देखा होगा कि 1989 में चुनाव हुए और तब एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी।
गैर कांग्रेसी एक सरकार बनी। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे, गैर सरकारी बनी, तो उसने बीपी मंडल की जो रिकमेंडेशन थी मंडल आयोग की, गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और बीपी मंडल ने जो सिफारिशें दी थी तो उस सरकार ने उसको लागू कर दिया, लागू कर दिया। ठीक है, उस सरकार लागू कर देती है उनको, क्योंकि वो एक गैर कांग्रेसी सरकार थी। जो सरकार बनी उसको क्या चाहिए था, वोट, कि हमें अपनी सरकार चलानी है। ठीक है, इसको लागू कर देती है और ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाता है। ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाता है। अब आप देखेंगे कि एससी को मिल गया 15%, एसटी को मिल गया 7.5% और ओबीसी को मिल गया 27%। ठीक है, ये आरक्षण हो गया। अब 1991 में फिर से चुनाव होते हैं, 1991 में फिर से चुनाव होते हैं और जो गैर कांग्रेसी सरकार थी वो गिर जाती है, हार जाती है। ठीक है, और किसकी सरकार बनती, फिर बनती है कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनती है। और जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। ये बहुत ही बड़े राजनीतिक थे, रिटायर होने वाले थे, लेकिन कांग्रेस में उस समय राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है साउथ में। तो जो भारत में क्या बोलते हैं कि कहा जाता है कि भारत में दो तरह की लहर चलती है। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि दो तरह की लहर चलती है। गर्मियों में चलती है लू और सर्दियों में चलती है शीतलहर। लेकिन जब चुनाव होते हैं भारत में, कहीं भी हो, किसी भी हिस्से में हो, तो उस समय एक और लहर चलती है जिसको बोलते हैं संवेदना की लहर। उसी संवेदना की लहर ने आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो उसी समय उस टाइम की लहर चली कि जो यंग प्रधानमंत्री थे, क्योंकि जो गैर कांग्रेसी सरकार थी उसने राजीव गांधी पर घोटाले के आरोप लगाए थे, गोफोर्स घोटाला जो भी है, तो उसको वो गैर कांग्रेसी सरकार थी तो वो सिद्ध नहीं कर पाई। और इधर कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री होने वाले थे राजीव गांधी, तो उनकी हत्या कर दी जाती है लिट्टे के आदमियों के द्वारा, लिट्टे के दल द्वारा। तो पूरा जो साउथ का बोर्ड था वो संवेदना के चक्कर में कांग्रेस को वोट देता है और कांग्रेस की 91 में सरकार बनती है। और जो सरकार बनती है तो उसमें जो प्रधानमंत्री वो बनते हैं वो है पीवी नरसिम्हा राव। अब इनके मन में ख्याल आया कि ओबीसी, तो हमने ओबीसी को क्या नहीं किया था, आरक्षण नहीं दिया, तो ओबीसी कांग्रेस से गुस्सा थी। एससी और एसटी को तो पहले ही से आरक्षण था। तो अब इनको लगा कि हमको अगर फिर से चुनाव जीतना है तो हमको कुछ ना कुछ तो तूफानी करनी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया। आर्थिक रूप से जो कमजोर थे उनको आरक्षण दिया, यानी कि EWS, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, पिछड़े, उनको 10% आरक्षण दिया। क्यों? क्योंकि ओबीसी को तो मिल चुका था। अब परेशान क्या होता, एससी और एसटी, बचा कौन, सवर्ण। ठीक है, सवर्ण बचे थे। तो इन सवर्णों को खुश करने के लिए, इन सवर्णों को खुश करने के लिए पीवी नरसिम्हा राव ने 10% आरक्षण दे दिया। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन था, ये पहली बार नहीं है कि पहली बार दिया जा रहा है। कब दिया गया, तो ये 10% पहले भी दिया जा चुका है, फिर हटाया गया, फिर दिया गया। ये अभी देखेंगे कि कैसे कैसे ये कहानी आगे बढ़ी। ठीक है, तो ये हमने ये देख लिया। तो अब क्या हुआ कि 10% आरक्षण हो गया, आपने देखा होगा। किसको, EWS को, यहाँ लिख लेंगे EWS, इसको 10%, यानी कि टोटल कितना होगा, 59, इतना आरक्षण हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण कितना नहीं होना चाहिए, 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। तो
इसको चैलेंज किया गया, और जो चैलेंज किया वो किसने किया? वो चैलेंज था इंदिरा साहनी केस। कौन सा था? इंदिरा इंदिरा साहनी केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, और ये एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, क्योंकि यहीं से आरक्षण को कई बार चुनौती मिली, और उन्होंने अभी भी जो 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण मिला है उसमें भी इन्होंने चुनौती दी है। तो जो केस हुआ था, ये हुआ था 1992 में, जस्ट एक साल बाद, क्योंकि उसके एक साल पहले हमने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दे चुके थे, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिल चुका था। तो इसी को चुनौती देने के लिए इंदिरा साहनी जी ने केस दायर किया 1992 में। ये कब मिला था? 1991 में। और केस कब हुआ? 1992 में, जस्ट एक साल बाद उसको चुनौती दी गई। ठीक है, कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसको रद्द किया जाए, और यानी कि मंडल आयोग। तो अब एक बात सुने कि ये समानता की बात नहीं, हमारा संविधान समानता की बात करता है। जस्ट एक फैक्ट के तौर पे एक समझ लो कि जो आरक्षण है वो जाति का मुद्दा कैसे बना है, कैसे जातिगत रूप लिया उसने, कि नहीं आरक्षण का आधार जाति होगा। दो आयोग देख लिए हमने, प्रथम और द्वितीय। तो ये जाति का आधार कैसे बना? इस जाति के पीछे एक है कि हम जानते हैं कि जो भारतीय समाज है, जो भारतीय समाज है वो हजारों सालों से किस पे चल रहा है? वर्ण व्यवस्था पे। ठीक है, तो जो वर्ण व्यवस्था से चल रहा है, तो यहाँ व्यक्ति का जो स्टेटस होता है, व्यक्ति का जो स्थान होता है, वो आर्थिक नहीं होता है, आर्थिक आधार नहीं होता है। क्या नहीं होता? आर्थिक आधार नहीं होता है व्यक्ति का, क्योंकि हजारों सालों से भारत में क्या चली आ रही है? वर्ण व्यवस्था। ठीक है, तो व्यक्ति का जो स्टेटस है वो पैसा निर्धारित नहीं करता कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। व्यक्ति का कौन करता? वर्ण व्यवस्था, यानी कि समाज में वर्ण व्यवस्था थी, और इसी वर्ण व्यवस्था ने किसका स्थान ले लिया था? जाति का। वर्ण व्यवस्था से निकली है जाति। तो कहीं ना कहीं जाति के आधार पर विभेद किया जाता था, यानी कि आज समाज किस में हो गया? जातियों में। तो आज व्यक्ति का स्थान कहाँ से स्थापित होता है? वो होता है जाति से, कि तुम किस जाति के हो। तो स्टेटस कौन स्थापित करता है? जाति। तो लेकिन जब हम इसको वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी दुनिया में देखेंगे, तो वहाँ इस प्रकार का कोई विभेद ही नहीं होता जाति नाम का, कि तुम फला जाति को, फला जाति को। वहाँ आर्थिक आधार बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? आर्थिक आधार। ठीक है, पश्चिमी दुनिया में आप देखेंगे तो जो विभेद का आधार बनता है, जो वो बनता है आर्थिक आधार, कि तुम कितने गरीब हो, कितने अमीर हो। तो इस प्रकार से डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। लेकिन भारत में समाज के आधार पर, जाति के आधार पर व्यक्ति के स्टेटस को निर्धारित किया जाता है। तो इससे जो दो आयोग बने थे, उन्होंने इसी निष्कर्ष के साथ जाति को एक आधार बनाया कि नहीं, आरक्षण को जाति के आधार पर होना चाहिए। तो ये हमने जस्ट एक कॉन्सेप्ट के तौर पर समझा। अगर कोई पूछे कि जाति का आधार कैसे बना, तो इसी जो भारत की परंपरा, जो भारत का सदियों से चला आ रहा है कि वर्ण समाज था, वही वर्ण समाज आज जाति में तब्दील हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जाति का आधार हो सकता है। अब हम देख रहे थे इंदिरा साहनी केस। ठीक है, इंदिरा साहनी केस ये 1992 में होता है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है, किसका? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है इंदिरा साहनी केस में। ठीक है, तो इस निर्णय को हम देखते हैं कि क्या निर्णय है। ठीक है,
इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, एक बार सुन लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या विषय है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था समानता की विरोधी नहीं है। आरक्षण, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं हम, जो आरक्षण है, आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है। पहली तो ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है। ठीक है, एक ये बात कही। दूसरी कहा कि आरक्षण को जाति का आधार बनाया जाता। आरक्षण में क्या आरक्षण में जाति को आधार बनाया जा सकता है, आधार बनाया जा सकता है। ये किस में कहा? इंदिरा साहनी केस में, कि आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है। दूसरा कह रहा है कि आरक्षण में जाति को आधार बनाया जा सकता है, आरक्षण में जाति को आधार बनाया जा सकता है। क्योंकि जो जाति को आधार इसलिए बनाया जा सकता है कि हमने कहा है कि भारत में जो पिछड़ापन का आधार है, पिछड़ापन का आधार क्या नहीं है? आर्थिक नहीं है, आर्थिक नहीं है। क्या है? सामाजिक है। किस लिए जाति का बनाया जा सकता? क्योंकि भारत में जो पिछड़ापन का जो आधार है, पिछड़ापन का जो आधार है वो क्या है? आर्थिक आधार नहीं है। ठीक है, आर्थिक आधार नहीं है। क्या है पर पिछड़ापन का आधार? वो है सामाजिक। पिछड़ापन का आधार क्या है? सामाजिक। क्या नहीं है? आर्थिक नहीं है। हमने बताया कि भारत सदियों से वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में उलझा हुआ है, तो इसलिए यहाँ आर्थिक आधारता ही नहीं करता व्यक्ति कैसा है क्या नहीं। मान लीजिए कि अगर तुम एससी में आते हो, शेड्यूल कास्ट में आते हो, तो जो तुम्हारी आय है, मान लो तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लाखों करोड़ों, तब भी तुम्हारा समाज में वो स्थान नहीं होगा जो एक सवर्ण का होता है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति का स्थान जाति के आधार पर तय होता है, आर्थिक आधार पर नहीं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण में जाति का आधार हो सकती है, आरक्षण में जाति आधार हो सकती है, क्योंकि जो पिछड़ापन है वो किसके आधार पर है? सामाजिक आधार पर है, आर्थिक आधार पर तो बिल्कुल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो इसलिए जातिगत जो मंडल आयोग में कहा था, हमने मंडल आयोग में क्या देखा था? मंडल आयोग में हमने देखा था कि जो आधार का था वो क्या था? जाति था। ठीक है, क्या था? जाति था। तो इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, अब जो अगली बात कहता है सुप्रीम, वो कहता है कि पिछड़ी जातियों में, पिछड़ी जातियों में, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको लिखना कि पिछड़ी जातियों में, पिछड़ी जातियों में, पिछड़ी जातियों में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा, यानी कि क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं होगा। किसको? क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं। दूसरी बात क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? कि पिछड़ी जातियों में क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं। ये क्रीमी लेयर क्या होता है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि मंडल आयोग में क्रीमी लेयर नहीं। वो किस केस में आया? इंदिरा साहनी केस में। मंडल आयोग ने तो ओबीसी की पहचान की थी कि ओबीसी कौन होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग कौन होगा,
लेकिन जो क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है वो सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी के केस में दिया गया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्रीमी लेयर का मतलब क्या यहाँ था। ठीक है, क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम क्रीमी लेयर को देखते हैं कि क्रीमी लेयर का मतलब क्या है। अब देखते हैं कि क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर, ठीक है, एक शब्द क्या है, क्रीमी लेयर। ठीक है, क्रीम क्या होती है, क्रीम, क्रीम एक परत होती, क्रीमी क्रीम जो मलाईदार, इसको बोलते हैं मलाईदार, हिंदी में क्या बोलते हैं, मलाईदार, और इसको लेयर को बोलते हैं परत। क्या बोलते हैं, परत, यानी कि मलाईदार परत। घर में आपने दूध गर्म किया होगा कभी, ठीक है, जब दूध ठंडा हो जाता है तो उसमें एक परत जम जाती है, तो वही क्रीमी है, वही क्रीम है, क्रीम यानी कि रिच। तो जो ओबीसी में क्रीमी लेयर हैं यानी कि रिच हैं, पैसे वाले हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे ये दूध का गिलास है, ठीक है, और इसमें ये दूध भरा हुआ है, ठीक है, और ये परत जमी हुई, तो ये जो लोग हैं ये तो सुखी संपन्न है, तो इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आरक्षण का लाभ नहीं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बात क्या कही कि क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यही लिखा था हमने कि क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आरक्षण को, जो क्रीमी लेयर में है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगली बात कही, ठीक है, वो भी देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्रीमी लेयर का निर्धारण कैसे होगा। अब प्रश्न उठता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो अब ये आएगा कि जो क्रीमी लेयर है उसको कैसे पहचाना जाएगा। तो उसके लिए उसने केंद्र सरकार को एक नोटिस किया, नोटिस जारी किया या निर्देश दिया कि केंद्र सरकार एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाए, केंद्र सरकार एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करे। वो बताएगा कि क्रीमी लेयर क्या होता है। ये किस पे सौंपा सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार को, कि केंद्र सरकार बताए कि क्रीमी लेयर में कौन कौन होंगे। तो ये आयोग बना, तो वो आय निर्धारित करता है कि 8 लाख होनी चाहिए, 10 लाख होनी चाहिए, मतलब एक पैमाना है कि अगर जिनकी आय इतने से अधिक है तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब इसको बढ़ाने की मांग चल रही है, वर्तमान में 8 लाख है। ठीक है, तो ये कौन निर्धारित करेगा, ये आयोग निर्धारित करेगा। किसके कहने पर, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में कहा कि सरकार एक वो बनाए। ठीक है, सरकार एक, केंद्र सरकार से कहा कि तुम एक पिछड़ा वर्ग बनाओ, वो इसको तय करेगा कि क्या तुम्हारी इनकम है, अगर उस इनकम से अधिक इनकम है तुम्हारी तो तुम्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो यही होता है। अब जो अगली बात सुप्रीम कोर्ट कहता है वो क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इंदिरा साहनी केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अभी तक हमने 3-4 पॉइंट देखे, इनको लास्ट में हम समराइज भी करेंगे कि क्या करना है। और लास्ट पे जब हम आरक्षण खत्म कर देंगे 130वां संविधान संशोधन के तहत 2019 तक का जो भी केस है, फिर हम उसको एक 15 मिनट में पूरा रिवाइज कर लेंगे। और जो आरक्षण है, आरक्षण पे हम लेक्चर दे सकते हैं, 5-6 घंटे का लेक्चर हो सकता, बहुत अच्छा, पता चले कि 3-4 दिन आरक्षण ही चल रहा है। लेकिन नहीं, हमको ऐसा पढ़ना है कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। लेक्चर तो बहुत हो सकता है, जब किसी अच्छे मंच पर लेक्चर दिया जाए तो आरक्षण पर बहुत अच्छा डिबेट भी हो सकता है, क्योंकि आरक्षण विषय ही ऐसा है। आरक्षण और इश्क ऐसे ही विषय हैं जिन पर आदमी दिन रात चर्चा कर सकता है, ना ही इश्क पे कभी कुछ हल निकलता है कि सही है या नहीं वर्तमान तौर पर।
ठीक है। और आरक्षण भी इसी प्रकार का मुद्दा है जिन पर जितना बातें करो कर सकता व्यक्ति दिन रात कर सकता है। तो आरक्षण पर कभी लेक्चर लिया जाएगा, अभी नहीं लेंगे, कभी 5-6 घंटे का अच्छा लेक्चर होगा, उसमें ABCD से आरक्षण को डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसको आखिरी में देखेंगे कि ये आरक्षण सही है या गलत है, इसको भी देखेंगे और उसमें हम अपना मत भी रखेंगे कि हमारे अनुसार क्या होना चाहिए। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि इंदिरा साहनी केस कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या क्या बातें कही। फिर इसमें जो अगली बात कही गई वो कही गई कि आरक्षण की अधिकतम सीमा, आरक्षण की अधिकतम सीमा, अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। असामान्य परिस्थितियों में, असामान्य परिस्थितियों में उल्लंघन किया जा सकता है, उल्लंघन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। आरक्षण की सीमा सामान्य परिस्थितियों में कितना रहेगा, 50%, लेकिन कभी कभार असामान्य परिस्थितियां हो जाती हैं तो इस 50% का उल्लंघन किया जा सकता है। लेकिन क्या होगा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसमें, इंदिरा साहनी केस में। फिर अगला बिंदु क्या कहा, अगला बिंदु भी देख, उसमें कहा कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। क्या कहा, फिर कहा कि पदोन्नति में, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। जो नौकरियां करते हैं, व्यक्ति नौकरी करते हैं, तो उसमें पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा कि पहले DSP थे अब SP बना दिया, तो उसने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और जो अगली बात कही वो कही कि आरक्षण का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। क्या हो सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। आरक्षण का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है आरक्षण का, ठीक है। आरक्षण का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, किसका, आरक्षण का। तो ये इंदिरा साहनी केस में कहा। तो इस प्रकार आरक्षण की व्यवस्था को एक ठोस रूप मिल जाता है, एक व्यवस्थित रूप मिल जाता है कि आरक्षण, यानी कि एक ठोस आरक्षण की व्यवस्था को एक ठोस रूप या मान्यता मिल जाती है। जो BP मंडल आयोग था, जो उसकी सिफारिशें थी, उनको भी वैध ठहरा दिया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आरक्षण को एक ठोस रूप मिल जाता है। अब देखते हैं कि संविधान में संशोधन के माध्यम से कैसे इसकी कहानी आगे बढ़ती, कि कब संशोधन हुआ, कैसे किन चीज़ों में आरक्षण में क्या क्या बदलाव किए गए या क्या क्या जोड़ा गया। तो इस बात को हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कैसे इनमें बदलाव किया गया। तो अब संशोधन के माध्यम से कुछ बदलाव किए गए, तो उनको भी देख लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप एक बार इस इंदिरा साहनी केस को एक बार
ध्यान से देखें कि क्या क्या कहा। कहाँ गया? ठीक है, कोई बात नहीं, अपन लिख लेते हैं कि इंदिरा साहनी में पहली तो बात कही गई थी कि आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है, समानता विरोधी नहीं, ठीक है। दूसरा कहा था कि आरक्षण का आधार जाति हो सकता है, आरक्षण का आधार क्या हो सकता है? जाति हो सकता है। और जो हमने बताया था जाति क्यों हो सकता है, क्योंकि पिछड़ापन क्या है? पिछड़ापन है वो है पिछड़ापन किसके आधार पर? सामाजिक आधार पर है, ठीक है, इसलिए जाति आधार हो सकती है आरक्षण का। दूसरा हमने देखा था कि इसमें क्या बोला था हमने दूसरा, इसमें इसमें कहा था हमने कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, ठीक है, 50% से अधिक नहीं होगी, ठीक है। और जो तीसरा बोला था वो था कि क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर, इसको आरक्षण नहीं मिलेगा। फिर कहा था पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में भी आरक्षण नहीं होगा, तो ये भी कहा था हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आरक्षण कैसे एक ठोस रूप ले लेता है और उसको कैसे मान्यता मिलती है मंडल आयोग के द्वारा। अब हम देखते हैं कि संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से कैसे इसको ठोस स्वरूप मिलता है या क्या क्या बदलाव किए जाते हैं। जब हम इसको देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक संविधान संशोधन हुआ था जिसको बोलते हैं 77वां संविधान संशोधन। कौन सा? 77वां 77 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है। ये हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1995 में, 77वां संविधान संशोधन 1955 में, ठीक है। ये संशोधन हुआ 77वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें क्या किया गया? इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? आर्टिकल 16 क्लॉज 4A, आर्टिकल 16 क्लॉज 4A जोड़ा गया, ठीक है। और इसमें कहा गया कि, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण, SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण, ये किस में कहा गया? 16(4), आर्टिकल 16 क्लॉज 4, उसके जस्ट नीचे एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि SC और ST को, किसको? SC और ST को, SC और ST को किस में? पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। 77वें संविधान संशोधन में, 77वें संविधान संशोधन में क्या क्या कि SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, ये सरकार ने कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ? इसको चुनौती मिली, क्योंकि ये केस होता है, तो एक चुनौती दी। किस केस में? एम नागराज केस। ये केस महत्वपूर्ण है, तो देखिए क्या है, एम नागराज केस। एम नागराज केस, एम नागराज केस कब हुआ था? 2006 में, ठीक है। इसमें इसने चुनौती दी किसको? उसने चुनौती दी 77वें संविधान संशोधन को, ठीक है। और आर्टिकल
16/4 को इन दो को चुनौती दी कि इस केस को हटा दिया जाए, इस प्रावधान को हटा दिया जाए कि पदोन्नति में आरक्षण सही नहीं है, इस केस ने दी। ठीक है, फिर एक और केस आता है और वो केस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, लोग इसको कम पढ़ते हैं। ये करंट के मुद्दे हैं और व्यक्ति इनको कम देखता है। और एक केस होता है जो है जनरल सिंह केस। क्या है? जनरल सिंह केस। क्या केस है? जनरल सिंह केस। ठीक है, ये 2018 में होता है जनरल सिंह केस। ठीक है, तो इसमें भी क्या कहा गया, ये 2018 में हुआ और इसमें एक जो आरक्षण था, पदोन्नति में जो आरक्षण था, जो 77वें संविधान संशोधन के तहत मिला था आर्टिकल 16(4) में एससी और एसटी को, तो इस केस में उसको एक नए सिरे से देखा गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें नए तरीके से इसमें एक विचार किया गया और पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, इसको नए सिरे से किया गया और एक कहा गया कि क्रीमी लेयर जो एससी और एसटी में है, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा। किस में? पदोन्नति में, नौकरियों में नहीं। नौकरियों में तो जो स्टेज लेवल की, मतलब कि प्रारंभिक स्तर पर जब व्यक्ति नौकरी के लिए जाता है, नौकरी पाता है, तो उसमें आरक्षण मिलेगा, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। ये किस केस में कहा गया था? ये कहा गया था 2018 के जनरल सिंह केस में। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, शायद कि इस बार या अगली बार 1-2 साल में इसको पूछ ही लिया जाएगा। जनरल सिंह से कैसे संबंधित है? पदोन्नति में आरक्षण। तो अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन से केस पदोन्नति आरक्षण से संबंधित है। तो पहला कौन सा है? एम नागराज केस, क्योंकि इसने भी इसको चुनौती दी थी एससी एसटी वाले को। और दूसरा कौन सा? जनरल सिंह केस, ये भी पदोन्नति में आरक्षण से बात करता है। तो अभी तक 2 केस हुए पदोन्नति के आरक्षण से संबंधित। एक उसको गलत या सही ठहराता, तो इसको सही ठहरा दिया जाता है कि ठीक है, एससी एसटी में आरक्षण होना चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए। लेकिन ये जो जनरल सिंह केस है, इसमें ये क्रीमी लेयर का, जैसे ओबीसी में, हाँ एक बात और रखना कि ये ओबीसी की बात नहीं करता है। किसकी बात नहीं करता है? ओबीसी की। ओबीसी किस में कहा था? इंदिरा साहनी केस में। ठीक है, उसमें ही कहा गया है। लेकिन ये क्रीमी लेयर किस में बात करता है जनरल सिंह? ये एससी में बात करता है, एससी और एसटी में बात करता है कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, क्रीमी लेयर लानी चाहिए। आरक्षण होगा लेकिन क्या? क्रीमी लेयर। ओबीसी में कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी केस। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। एक बार लिख देते हैं इसको, एक बार लिख देते हैं। ठीक है, इंदिरा साहनी केस किस में है? इंदिरा साहनी केस ये है ओबीसी से संबंधित। ठीक है, और जनरल सिंह किस में? जर्नैल सिंह, ये कहते हैं एससी व एसटी में। ठीक है, इसमें एससी एसटी में क्रीमी लेयर आता है और ओबीसी में इससे आता है। ठीक है, इंदिरा साहनी केस से, और जनरल सिंह में एससी और एसटी से, और इंदिरा साहनी केस में ओबीसी से आता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होता। प्रश्न आ सकता कंफ्यूजन करने के लिए कि ओबीसी में जनरल सिंह में किया गया था या इंदिरा साहनी केस में। तो आपको क्या टिक करना है कि एससी और एसटी में पदोन्नति में आरक्षण जनरल सिंह केस से संबंधित है। अभी तक 2 केस हुए हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर एक संविधान संशोधन हुआ, 81वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये कब होता है? ये होता है तुम्हारा 2000 में। ठीक है, कब होता है? 2000 में।
अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि जो 81वां संविधान संशोधन है, ठीक है, 81वां संविधान संशोधन में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। वो आर्टिकल क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 16 क्लॉज 4B। क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 16 क्लॉज 4B, 16 4A। 4A क्या कहता है? आर्टिकल 4A कहता है कि SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण होगा। फिर उसको एम नागराज केस, ठीक है, 2006 में चुनौती मिलती है। फिर जनरल सिंह केस में चुनौती मिलती है, ठीक है। अब 81वां संविधान संशोधन होता है 2000 में, और इसमें एक नया आर्टिकल 16 क्लॉज 4B जोड़ा जाता है, ठीक है। क्या जोड़ा जाता है? आर्टिकल 16 क्लॉज 4B। और इसमें कहा जाता है यदि किसी, क्या कहा जाता है, लिख लेते हैं इसको। इसमें कहा जाता है कि यदि किसी आरक्षित यदि किसी आरक्षित श्रेणी, यदि आरक्षित किसी श्रेणी में निर्धारित यदि किसी आरक्षित श्रेणी में निर्धारित सीटें खाली रह जाती हैं, यदि किसी आरक्षित श्रेणी की निर्धारित सीटें खाली रह जाती हैं, यानी कि उस वर्ष में, किसमें? संबंधित वर्ष में, तो उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यानी कि कैरी फॉरवर्ड मतलब कि उनको अगले साल के लिए, इसको समझ लेते हैं कि कैसे कैरी फॉरवर्ड होती है। आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया 81वें संविधान संशोधन के तहत? आर्टिकल 16 क्लॉज 4B। और उसमें कहा गया है कि यदि किसी आरक्षित श्रेणी में सीटें खाली रह जाती हैं संबंधित वर्ष में, तो उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। और क्या कहा गया इसमें एक बात और कही गई कि 50% का भी उल्लंघन किया जा सकता है। 50% का भी उल्लंघन किया जा सकता है कैरी फॉरवर्ड के मामले में, ठीक है। 16 4B में क्या है कि यदि किसी आरक्षित श्रेणी में निर्धारित सीटें खाली रह जाती हैं उस संबंधित वर्ष में, तो उन सीटों को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। अब समझ लेते हैं कि ये कैरी फॉरवर्ड कैसे सीटें होती हैं, देखते हैं। जो आप समझते हैं कि कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। कैसे? कैरी, यहां लिखते हैं हम कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। अब मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पर कि कोई मेडिकल प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, ठीक है। यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, क्योंकि IAS PCS जो लोअर होती हैं इनमें से अधिक लोग भर देते हैं और सीटें फुल हो जाती हैं। मान लेते हैं कि मेडिकल की लाइन है, ठीक है। क्या है? मेडिकल की लाइन, मेडिकल प्रोफेसर की, ठीक है। किसकी है? मेडिकल प्रोफेसर की, ठीक है। मेडिकल प्रोफेसर की है।
तो इसमें क्या चाहिए, इसमें मान लेते हैं कि 200 जगह निकली, ठीक है। कब, 2019 में। जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। किसको, कैरी फॉरवर्ड को। मान लो मेडिकल प्रोफेसर की 2019 में कितनी जगह निकली, 200 जगह निकली, ठीक है। अब मेडिकल का प्रोफेसर है तो ऐसा तो है नहीं कि 11-11 बन जाएगा, उसके लिए सरकार ने कुछ योग्यताएं निर्धारित की। मान लेते हैं कि सरकार ने कहा कि उसे 15 वर्ष का 15 वर्ष का प्रायोगिक अनुभव हो। क्या हो, 15 वर्ष का प्रायोगिक अनुभव हो, 10 वर्ष का टीचिंग अनुभव हो, ठीक है, और 5 वर्ष का यानी कि 5 वर्ष का उसका क्या हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है, और एमडी हो, ठीक है। एमडी हो, 15 वर्ष का प्रायोगिक अनुभव हो, 10 वर्ष का टीचिंग अनुभव हो और 5 वर्ष का एक्सपीरियंस ओवरऑल। तो ये 200 जगह भरनी है, ठीक है। ये योग्यता रखती, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेडिकल वो एमबीबीएस बनाना है, एमडी होगा तभी तो एमबीबीएस को जनरेट कर पाएगा, अपर से ऊपर, तभी तो नीचे वाले लोगों को पढ़ा पाएगा। तो सरकार ने ये योग्यताएं रखी, ठीक है, ये योग्यताएं रखी। अब 200 वैकेंसी निकली, ठीक है। तो हमने देखा, मान लेते हैं कि एससी को 15% आरक्षण है, ठीक है। अब एससी वालों ने फॉर्म भरा, ठीक है। कितने लोगों ने, अगर 200 में से 15% निकालें तो 30 है, तो एससी के लिए कितनी सीटें हैं, 30 सीटें हैं। अब मान लेते हैं कि 10 ने फॉर्म भरा, 10 ने फॉर्म भरा, इन्होंने फॉर्म भरा, ठीक है। सीटें कितनी थी, 30, क्योंकि 15%, 200 का 15% आप देखेंगे तो 30 होता है। अब मान लेते हैं कि 10 ने फॉर्म भरा और 10 का सिलेक्शन हो जाता है, खाली कितनी रह गई, 20 रह गई, 20 सीटें खाली रह गई। तो अब ये 20 सीटें क्या होता था पहले, ये 20 सीटें अब मान लेते हैं कि अगली साल भी, ठीक है, ये 20 सीटें हैं, ठीक है, ये 20 सीटें खाली रह गई। अब अगली साल 2000 क्या हो गया, 2020 आ गए, ठीक है। अब कुछ प्रोफेसर रिटायर हो गए, कुछ ने रिजाइन दे दिया, मान लेते हैं कि वैकेंसी हो गई। अब मान ले 2020 में 100 वैकेंसी आई, ठीक है। कितनी वैकेंसी आई, 100 वैकेंसी आई। लेकिन हमने देखा कि जो 81वां संविधान संशोधन से पहले जो 20 वैकेंसी बचती थी उनको इसमें ऐड कर दिया जाता था, तो ये कितनी हो गई, 120, ठीक है। तो यानी कि इन सीटों का जनरलाइजेशन कर दिया गया, ये 20 सीटें अब सभी के लिए है। यानी कि इसी में से 15% किसकी है, एससी की। कब, 81वां संविधान संशोधन के माध्यम से। लेकिन 81 संविधान संशोधन के माध्यम से जो 20 सीटें हैं वो किसके लिए है, एससी के लिए रिजर्व है पहले से ही, और 15% वो, तो 100 का 15 कितना होगा, 15%, यानी कि 15 सीटें, और 20 पिछले साल की, तो कितनी हो गई, 35। तो 3500 में से कितनी हो गई, एससी की हो गई। अब मान लो 27% किसको है, ओबीसी को है, तो उसका भी कैरी फॉरवर्ड होगा। मान लो 15 उसकी आ गई सीटें, एससी की 10 सीटें एससी की एसटी की आ गई, ठीक है। ऐसे करके तीनों की आ गई, एससी एसटी ओबीसी। तो हमने देखा कि 35 तो उसकी आ गई थी, एससी वाले की, 15 हमने देखा ओबीसी वाले की आ गई थी, और 10 हमने देखा एसटी वाले की कैरी फॉरवर्ड के माध्यम। 15, 50, 60 सीटें तो रिजर्व हो गई, कितने में से, 100 में से, ठीक है। अब बची 40, तो ये 50% का उल्लंघन है कि नहीं, 50% का उल्लंघन। तो यही कहा गया था कि क्या कि ये रिजर्व रहेंगी, एससी की हैं तो एससी की रहेंगी, एसटी की हैं तो एसटी, उनका जनरलाइजेशन नहीं किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया था, ठीक है। तो ये होता है कैरी फॉरवर्ड, कि उनको आगे की ओर फॉरवर्ड कर देना, आगे की ओर मूव करा देना, उनका जनरलाइजेशन करना। तो हमने आज ये देखा। अब हम कल देखेंगे कि 103वां संविधान संशोधन और आरक्षण को कल हम समाप्त कर देंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।
धन्यवाद। और चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम जल्दी ही इस पॉलिटी की क्लास को ख़त्म करेंगे, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि आप लोगों के पास कितना प्रेशर है और एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। तो हम क्लास को जल्दी ही समाप्त करेंगे। क्या है, ये मुद्दे ऐसे हैं, इनको टच करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर किसी भी मुद्दे को छोड़ देते हैं और प्रश्न में आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि ये नहीं मिला। और हमने किया है कि आपको A2 पॉइंट मिलेगा, A2Z मिलेगा और करंट अपडेटेड मिलेगा। ठीक है, तो अलग से आपको करंट अफेयर्स के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मार्केट में इतना करंट अफेयर्स मिलता है कि उसमें आदमी इतना कंफ्यूज हो जाता है कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आज हमारे चैनल के 1000 के 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू, ऐसे ही प्यार देते रहें।